नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में, जहां पर आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अलग अलग सेक्टर्स पर कोविड-19 के प्रभाव के, कोविड-19 के कारण क्या चुनौतियां और किस तरह के बदलाव सामने आए हैं, भविष्य के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यटन क्षेत्र की। छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है और छत्तीसगढ़ में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, इन बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रिप्स एंड ट्रिपर्स रायपुर के फाउंडर श्री जितेंद्र कुमार साहू। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र कुमार साहू जी। थैंक यू। जितेंद्र जी, कोरोना महामारी के इस दौर में हर सेक्टर की तरह पर्यटन के क्षेत्र पर भी गहरा असर पड़ा है। आप इससे कितना प्रभावित हुए हैं और ट्रिप एंड ट्रिपर्स के बारे में भी हमें विस्तार से बताएं। पेंडेमिक कोविड-19 में नो डाउट टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टेड इंडस्ट्री रहा है, जिसमें सारी तरह से पाबंदियां रही है लॉकडाउन की वजह से, जिससे ज़्यादा इफेक्टेड रहा है। जहाँ जहाँ कुछ दिन बाद जैसे पेंडेमिक के लॉकडाउन जहाँ जहाँ खुलते गए, ओपन होते गए, वहाँ पे लोकल टूरिज्म का थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है। Still we are trying to come back solution for this pandemic disturbance, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वैक्सीनेशन होते जाएंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि फिर से टूरिज्म ग्रो अप करेगा। ट्रिप्स एंड ट्रैवल्स सिर्फ एक ट्रैवल कंपनी नहीं है, आपकी अपनी राष्ट्रीय स्तर की ट्रैवल मैगजीन भी है, जिसके जरिए पर्यटन स्थलों की जानकारियां हासिल करके वेकेशन सैर सपाटे की योजना बनाई जा सकती है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ट्रैवल मीडिया में हमारे मैगजीन के थ्रू हमारा नेशनल ट्रैवल मैगजीन है जो बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में पब्लिश होती है, जिसमें हम नए नए डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ट्रैवलॉग लिखते हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी लेते हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी के बारे में लिखते हैं एंड फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आती है, जिनके लिए प्लानिंग करने के लिए एक अच्छा एक गाइड, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जिसके जरिए से। कोविड-19 के इस दौर में हमारा काफी वक्त घर में ही गुजर रहा है, घूमने फिरने के लिए अब लोग बहुत दूर नहीं जा पा रहे हैं, और ऐसे में आपके मुताबिक छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए कौन कौन से सुरक्षित स्पॉट्स हैं? कुछ कुछ जगह पे डेस्टिनेशन ओपन हो गए हैं जहाँ पे घूमा जा सकता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ के हमारे जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है वहाँ पे लो क्राउड रहती है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की लगभग सभी जगह घूमने के लिए बहुत सही है, जिसमें हमारा बस्तर बहुत शानदार है, इधर सरगुजा बहुत अच्छी जगह है, जसपुर साइड भी जा सकते हैं, हमारे फॉरेस्ट बहुत अच्छी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत बढ़िया है, आर्कियोलॉजिकल साइट बहुत अच्छे हैं जिसको घूमा जा सकता है, ट्राइबल कल्चर बहुत अच्छी है जिसको देखा जा सकता है। मतलब बहुत अच्छी जगह है। छत्तीसगढ़ को अभी एक्सप्लोर करने का बहुत सही समय है, जिसमें हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं जो पर्यटन के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिला सकती हैं? छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में लगभग हाफ ऑफ स्टेट कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत अच्छे हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट बहुत अच्छे हैं, वाटरफॉल्स बहुत बढ़िया हैं, वाटर रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जो डैम साइड है वो बहुत अच्छे हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। वो एक बहुत अच्छा ट्रैवल डेस्टिनेशन है। जितेंद्र कुमार साहू, पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पर्यटन के क्षेत्र में अगर कोई करियर बनाना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, लोगों से मिलने में इंटरेस्ट है, कल्चर को जानने समझने में इंटरेस्ट हो, नेचर को इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट एरिया में काम करा जा सकता है, जिसमें ट्रैवल फोटोग्राफी भी है, आजकल तो ब्लॉगिंग भी चल रही है, ट्रैवल ब्लॉगिंग भी होती है, ट्रैवल वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी होती है, टूर पैकेजेस है, रिसोर्ट है, होम स्टे है, बहुत सारे जगहों पे अपना इंटरेस्ट के हिसाब से करियर बनाई जा सकती है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में जुड़कर आपने छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े तमाम बिंदुओं के बारे में जानकारी दी, खास सुझाव भी दिए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर की। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के क्या उपाय हैं और छत्तीसगढ़ में कैंसर के इलाज की किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसे कई बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालको मेडिकल सेंटर रायपुर के चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड कैंसर सर्जन डॉक्टर जयेश शर्मा।
डॉक्टर जयेश, स्वागत है आपका न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो यही है, कैंसर पेशेंट्स को इलाज के दौरान और उसके बाद किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कैंसर एक थोड़ी जटिल बीमारी है और इसका जो इलाज है, भले ही किसी भी तरह से करें, थोड़ा टॉक्सिक इलाज है, क्योंकि जितने भी तरीके हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी को अफेक्ट ज़रूर करते हैं। तो जैसे रेडिएशन थेरेपी है, उसमें हम रेडिएशन दे के उन सेल्स को जलाने की कोशिश करते हैं जहाँ कैंसर है, लेकिन उसके आसपास के भी टिश्यू को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। कई बार ये ज़रूरी भी रहता है कि आसपास के टिश्यू को भी हम डिस्ट्रॉय करें, जिससे कि क्योंकि उसमें भी कैंसर होने का शक रहता है। कीमोथेरेपी देते हैं, वो जो कैंसर सेल्स पे एक्ट करती है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं शरीर में, उनके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। सिमिलरली सर्जरी जो सबसे कॉमन मेथड है कैंसर ट्रीटमेंट का अर्ली स्टेजेस में, लेकिन सर्जरी भी करते हैं हम तो शरीर का कोई ना कोई अंग जिसमें कैंसर है उसको निकालना पड़ता है या उसका कुछ भाग निकालना पड़ता है, तो उससे कहीं ना कहीं शरीर का फंक्शन, लुक्स और एक सेल्फ फीलिंग ऑफ होलनेस कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये तकलीफें तो हैं, मैं फिर भी कहता हूँ कि कैंसर इन सबसे बहुत बड़ी तकलीफ है और कैंसर का इलाज करना और कैंसर को ख़त्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये तकलीफें भी कहीं ना कहीं आती ही हैं हमको। पालको मेडिकल सेंटर में कैंसर के इलाज के लिए किन किन बेहतर तकनीक और सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? हमारी जो कैंसर की ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी है, भले ही वो सर्जरी हो, कीमोथेरेपी और रेडिएशन हो, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। पेट के अंदर के ट्यूमर्स के लिए ज़्यादातर और छाती के अंदर के ट्यूमर्स के लिए बिना चीरफाड़ किए सिर्फ एक सूक्ष्म छेद बनाकर उसमें से सर्जरी करके और पूरा का पूरा बीमारी निकाल पा रहे हैं। हम मुंह और जबड़े के जो कैंसर होते हैं वो पहले काफ़ी ज़्यादा हमें मुंह को डिफॉर्म करना पड़ता था, और आज तो ये भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि चाहे तो वो दांत जो निकलते हैं सर्जरी के दौरान, वो भी अगर मरीज चाहे तो दोबारा लगाए जा सकते हैं। उसी तरह पेट के ऑपरेशन में जैसा एक पहले सर्जरी के पहले जो फ्लो था, जिस फ्लो में खाना जा रहा है, उस फ्लो को हम दोबारा बना सकते हैं बिना चीरफाड़ किए। इसी तरह कीमोथेरेपी में अभी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटेड थेरेपीज आ रहे हैं। ज़्यादा थेरेपीज वो आ रहे हैं जो ढूंढ के सिर्फ उस कैंसर सेल को नष्ट करते हैं। रेडिएशन के टेक्नोलॉजी इतने इम्प्रूव हो गए हैं कि एक एक मिलीमीटर के प्रिसीजन से हम सेल को टारगेट कर सकते हैं। हर जगह से जो लोग आ रहे हैं, दूर दूर से भी आ रहे हैं, उन्हें हम ये सब टेक्निक्स यूज करके कैंसर से मुक्ति तो दिला ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका जो जीवन की जो दिनचर्या है वो मेंटेन रहे, उसकी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर जयेश, एक और सवाल है आपसे, जीवन शैली और खान पान में किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सके? करीब 50% कैंसर ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिन्हें होने से रोका जा सकता है। तंबाकू ना लें, हाइजीन का ध्यान रखें, खाना सात्विक खाना खाएं और सात्विक लाइफस्टाइल अपनाएं। हर तरह के व्यसन से दूर रहें, टोबैको, अल्कोहल, इनसे दूर रहें। एक रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर हम ज्यादातर बीमारियों के लिए रेगुलरली डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, साल में 6 महीने में एक बार अपना डेंटल चेकअप कराते रहेंगे और व्यसनों से दूर रहेंगे, तो हमें भगवान चाहेगा तो कोई बीमारी ही नहीं होगी, कैंसर ही नहीं होगा। डॉक्टर जयेश शर्मा जी, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए हमसे, और आपने छत्तीसगढ़ में हेल्थ केयर सेक्टर, खासतौर पर कैंसर के इलाज से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में उपयोगी जानकारी दी, कैंसर से बचाव के उपाय भी आपने बताए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में अब हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। महिलाओं में कौन कौन से प्रकार के कैंसर रोग होते हैं और अलग अलग बीमारियों के इलाज में कितनी कारगर है होम्योपैथी। ऐसे कई बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर ठाकुर।
वुमेन एंड चाइल्ड होम्योपैथी क्लिनिक रायपुर की डायरेक्टर हैं डॉक्टर सृष्टि ठाकुर। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सृष्टि ठाकुर जी। धन्यवाद। सबसे पहले आप बताएं हमें महिलाओं में कैंसर के अलग अलग प्रकार और जटिलताओं के बारे में कि आखिर किस किस तरह के कैंसर की समस्या महिलाओं में ज्यादा है। महिलाओं में जुड़े हुए कैंसर जो है वो 3 से 4 प्रकार के सामान्यतः देखे जाते हैं। सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। दूसरे प्रकार का कॉमननेस में यदि मैं दूसरे प्रकार की बात करूं तो वो है ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड है यूट्रस का कैंसर और फोर्थ है ओवरीज का कैंसर। तो कैंसर में सबसे कॉमनली इंडिया में महिलाओं में पाई जाने वाली कैंसर की बीमारी होती है सर्वाइकल कैंसर की बीमारी। और सर्वाइकल कैंसर जो है वो 100% क्योरेबल है इफ द कैंसर इज डिटेक्टेड अर्ली। शुरुआती लक्षण में बदबूदार सफेद पानी के साथ यदि कोई महिला 40 की उम्र के बाद आती है तो उसको सिम्टोमेटिकली कभी भी ट्रीट नहीं करना चाहिए या करवाना चाहिए। उसे एक बहुत मुख्य प्रकार की जांच जो बहुत कॉमनली जांच जो की जाती है सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट करने के लिए वो होती है पेप स्मेयर की जांच। तो पेप स्मेयर की जांच कराने के बाद हम रूल आउट कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वो ऐसे ही सफेद पानी से ग्रसित है या फिर इसको कैंसर होने की संभावना है। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर की बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं और आपके विचार में ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी जांच बेहतर होती है? ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों में सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है ब्रेस्ट के टेक्सचर में चेंज होना, स्ट्रक्चर या साइज एंड शेप में चेंज होना ब्रेस्ट का। उसके अलावा निपल से ब्लडी डिस्चार्ज, लाइक डिस्चार्ज जाना जो है ये ब्रेस्ट कैंसर का इम्पोर्टेंट लक्षण है। हालांकि मैं बता दूं कि हर ब्रेस्ट का लंप या ब्रेस्ट का जो गांठ होती है वो कैंसरस नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि कैंसर की गांठें आ रही हैं, आपका साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट चेंज हो रहा है, तो इसको एक बार बायोप्सी के माध्यम से और मैमोग्राफी सबसे पहले की जाती है। मैमोग्राफी के बाद एफएनएसी और एफएनएसी के बाद भी रूल आउट नहीं हुआ तो बायोप्सी करवा के इसे रूल आउट कर लेना चाहिए ये ब्रेस्ट कैंसर है या फिर किसी और कारण से ब्रेस्ट के टेक्सचर में चेंज हो रहा है। जी, डॉक्टर सृष्टि ठाकुर, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव से जुड़कर आपने महिला स्वास्थ्य और होम्योपैथी के बारे में तमाम बिंदुओं पर बहुत अहम जानकारी और सुझाव हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कुछ नए और खास मेहमान जिनके साथ हम अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित जरूरी बातचीत करेंगे और सुझाव भी हासिल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव, जहां हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग सेक्टर्स पर कोविड-19 के प्रभाव, बदलाव और तैयारियों की। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद की और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं श्री श्रेयान आयुर्वेद रायपुर की डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर। थैंक यू। कहते हैं कि आयुर्वेद में छिपा है बेहतर स्वास्थ्य का खजाना, तो सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि आयुर्वेदिक हेयर थेरेपी क्या है? एक्चुअली हेयर थेरेपी इसमें यानी हेयर की यानी स्काल्प का रीजन आता है। स्काल्प ये भी एक स्किन है, तो ये एक यानी स्किन डिसीज में ही आ जाता है। तो उसमें हेयर थेरेपी में यानी हेयर फॉल हो या नहीं तो बाल्डनेस हो यानी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ग्रेइंग हो रही है, उसके लिए हम लोग हेयर थेरेपी करते हैं। हाँ, ये चीजें हैं, इन साइकिल करनी पड़ती है, यानी एक बार किया कि हो जाता है, ऐसे नहीं। ऐसे हमें 3 से 4 साइकिल्स करने पड़ते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। यानी हेयर फॉल हो या बाल्डनेस हो, हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जो ग्रेइंग होना शुरू हो रहे हैं बालों का वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे 3 से 4 साइकिल करने के बाद अच्छा रिजल्ट मिल जाता है।
कोविड काल के दौरान हमने देखा लोगों का आयुर्वेद की तरफ रुझान तेजी से बढ़ा है और ऐसे में हमारे दर्शकों को बताइए कि पंचकर्म क्या है। पंचकर्म में 5 चीजें यानी वमन यानी MSS क्रिया की जाती है। उसमें 7 दिन स्नेहन स्वेदन यानी मसाज स्टीम देके 8वें दिन आपको यानी उल्टी की दवाई दी जाती है। उससे सब दोष बाहर निकाले जाते हैं उल्टी के द्वारा। और सेकंड है विरेचन यानी परगेशन। इसमें जो दोष है वो एनस थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। इसमें भी 7 दिन स्नेहन स्वेदन यानी मसाज स्टीम की जाती है और 8वें दिन आपको ये जुलाब वाली यानी लूज मोशन द्वारा सब दोष बाहर निकालने के लिए दवाई दी जाती है। तीसरा है बस्ती यानी एनिमा में तो आप लोगों ने यानी जो डिलीवरी के टाइम एनिमा दिया जाता है वो सुने हैं, मगर आयुर्वेद में तेल की काढ़े की बस्ती दी जाती है। और चौथा है नस्य यानी नाक में दवाई छोड़ी जाती है। तेल छोड़ने की वजह से हमारे यानी सब साइनसेस हैं वो खुल जाते हैं। 5वां है रक्त मोक्षण है। इसमें लीच द्वारा भी ब्लड निकाला जाता है और सुई लगा के भी ब्लड निकाला जाता है। यानी ब्लड निकालते हैं यानी वो इम्प्योर ब्लड निकालते हैं। तो इम्प्योर ब्लड निकालने के बाद भी यानी वीकनेस बिल्कुल नहीं आता है कि उनका जो डिसीज है वो कम हो जाता है। यही सब पंचकर्म है। डॉक्टर पल्लवी, जब आयुर्वेद से संबंधित विभिन्न पद्धतियों की बात हो रही है तो हम जानना चाहते हैं कि गर्भ संस्कार क्या होता है। गर्भ संस्कार यानी वो जो पेट में पलने वाला बच्चा है उसको हम लोग संस्कारित करते हैं। यानी जो अभी समझो वर्किंग वुमन हो या हाउस वाइफ हो, वो सब लोग तो काम में लगे रहते हैं प्रेगनेंसी में भी, मगर हम लोगों का मन भी है वो बच्चे के ऊपर लाके शांत करके उसको क्या क्या हमें देना है वो प्रेगनेंसी में ही सोचना है और वैसी क्रिया करनी है। यानी वैसी क्रिया यानी डाइट हमारा भी बदलना चाहिए, क्योंकि हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रेग्नेंट वुमन जो न्यूट्रिशन लेती है वही बच्चे को जाता है। तो डाइट के बारे में मैं बताती हूँ, डाइट के बारे में, और एक्सरसाइज क्या करना चाहिए वो भी बताती हूँ। एक्सरसाइज यानी प्रेग्नेंट वुमन को एकदम वार्म अप जैसे एक्सरसाइज रहते हैं। आसन भी है, कौन से ट्राइमेस्टर में करने हैं वो भी ठीक से बताती हूँ। और उसके अलावा वूम टॉकिंग वगैरह जो है वो भी किया जाता है। और कुछ गुड वैल्यूज है वो बच्चे को सुनाना है। आपने वो अभिमन्यु का सुनाई है, उसने गर्भ में रहते हुए ही जो चीजें सुनी वही उसमें आत्मसात की, तो वही चीजें हमें करनी है। जितने हम बेबी गर्भ में है यानी यूटेरस में है, तभी हमें जितना हम लोग संस्कारित कर सकते हैं उतना करना है। उसके वजह से वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली फिट हो जाता है। आयुर्वेद की मदद से त्वचा रोगों से किस तरीके से हमें निजात मिल सकती है? बेहतर परिणाम किस तरह से मिल सकता है? पहले हम लोग मेडिसिन सिर्फ दिए तो मेडिसिन से लाभ नहीं होगा। पहले यानी कॉज जो है वो हमें हटाना पड़ेगा, फिर मेडिसिन दिए तो अच्छा असर पड़ता है। तो पहले कॉज क्या है वो देखना पड़ता है, क्योंकि स्किन ही सबसे बड़ा ऑर्गन है शरीर का। यानी शरीर का 65% है वो तो स्किन है। तो जो हम लोग खाते पीते हैं या कुछ कृमि है, विरुद्धाहार भी बताई हो। विरुद्धाहार में यानी जो दूध, फ्रूट या दूध, मांस आहार यानी नॉनवेज आहार एक साथ लेने से हो जाता है। वो अलग अलग लिया तो वो शरीर को फायदेमंद रहता है, मगर एक साथ लेने से बहुत बार स्किन डिसीजेस होते हैं। चाय के साथ भी, चाय के पहले लोगों को पानी पीने की आदत है, उसमें भी ठंडा गर्म हो जाता है। तो पहले मैं कॉजेस पे ध्यान देती हूँ और उसके बाद यानी जो इम्प्योरिटीज है यानी हम लोग ब्लड इम्प्योरिटीज बोलते हैं, वो दूर करने के लिए हर्बल मेडिसिन दी जाती है। और उसके बाद भी पंचकर्म में भी उसमें स्ट्रेस रिलीफ के लिए पहले शिरोधारा की जाती है। कुछ धावन या धारा यानी हर्बल मेडिसिन के किए जाते हैं। उसके वजह से यानी स्किन डिसीज दूर करने में मदद हो जाती है। जी, डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर जी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए और आयुर्वेद से संबंधित उपयोगी जानकारी, सुझाव हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।
न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में अब हम बात करेंगे चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन की, और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ISM फोकल पॉइंट रायपुर से MD यूरोलॉजी एंड एसोसिएट पार्टनर ISM फोकल पॉइंट रायपुर के डॉक्टर वरुण ताम्रकर। हमें बताइए कि भारत और विदेशों में चिकित्सा शिक्षा के स्तर में क्या अंतर है और किस तरह का अंतर है। अभी तक तो मैंने कहीं कोई अंतर नहीं पाया है, क्योंकि आई स्टडीड हियर आल्सो, आई स्टडीड आउटसाइड ऑफ इंडिया आल्सो, आई स्टडीड बोथ द प्लेसेस, और दोनों जगह पे देखने पे क्लियरली समझ में आता है कि स्टैंडर्ड इज ऑलवेज हाई देयर, और बहुत अच्छा रहा है वहाँ पे। आई स्पेंट ऑलमोस्ट मोर देन 12 to 13 years स्टडीड देयर, तो समझ में आता है काफी अच्छी कंडीशन है, काफी अच्छे स्टैंडर्ड है वहाँ का। डॉक्टर वरुण, ISM फोकल पॉइंट के कॉलेज कई देशों में हैं। महामारी के बीच बच्चों को विदेश पढ़ने भेजने के बारे में आप क्या कहेंगे, कितना सुरक्षित है ये? सारी की सारी सेफ्टी जो है इट्स अप टू आवर ओन हैंड, कि हम कितना क्राइटेरियाज और कितने जो भी आपके मापदंड हैं उनको फॉलो कैसे करते हैं, मास्क पहनते कि नहीं पहनते हैं, और सारी चीजें हम फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। इफ यू आर फॉलोइंग, इफ यू आर वैक्सीनेटेड, डेफिनेटली वी शुड गो एंड वी शुड स्टडी देयर। और जो छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं, क्या उन्हें भी नीट 2021 देनी होगी, और ISM फोकल पॉइंट उन स्टूडेंट्स की किस तरह से मदद कर सकता है? हाँ मैम, नीट इज मैंडेटरी नाउ। आप नीट जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। सो मिनिमम एक क्राइटेरिया है टू गेट द एडमिशन आउटसाइड ऑफ इंडिया आल्सो, यू हैव टू क्लियर नीट। तो वो बहुत जरूरी है कि आप नीट अटेम्प्ट करें और नीट क्लियर करें, फिर आपको वहाँ पे भी बहुत आसानी से एडमिशन मिल सकता है। डॉक्टर वरुण, आप ISM फोकल पॉइंट के स्टूडेंट भी रहे हैं, क्या आप यहाँ पढ़ाई के अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं? माय एक्सपीरियंस वाज टू गुड देयर। आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ ISM। ISM का जो 2004 में जो पहली बैच चालू थी, आई वाज द फर्स्ट मैन हु गॉट द एडमिशन देयर, एंड इसलिए आई एम पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, और अभी भी मेरा वहाँ सबसे कनेक्शन है, और इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। और इसी के साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव का ये सेशन भी अब यहीं खत्म होता है। डॉक्टर वरुण ताम्रकर जी, इस सेशन से जुड़ने के लिए, मेडिकल एजुकेशन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, नमस्कार। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव के अनूठे मंच पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न सेक्टर्स पर कोविड-19 के प्रभाव, बदलाव और तैयारियों के बारे में सार्थक चर्चा की गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव भी हासिल हुए। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।